कानपुर लोकसभा सीट इसका जल्दी से विश्लेषण कीजिए, चूंकि आज 13 सीटें हैं चंद्रकांत। पिछली बार हम लोग जब बात कर रहे थे तो 8-8 सीटों पर निपट जा रहा था, लेकिन आज 13 सीटें हैं तो जल्दी जल्दी विश्लेषण करेंगे छोटा छोटा। कानपुर लोकसभा सीट पर क्या लग रहा है? 50% वोट पड़ा है 5 बजे तक। 50.91 यानी लगभग 51% मान लीजिए। कुछ भी नहीं यहाँ है। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप मानिए कितना बढ़ेगा, 2% 4%, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा। रमेश अवस्थी को झेलनी पड़ गई एंटी इनकम्बेंसी, जो कि सत्यदेव पचौरी की। पहली बात, सत्यदेव पचौरी का इनको बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा, जो बीजेपी के स्थानीय नेता थे उन्होंने इनको चुनाव नहीं लड़ाया। इनके ऊपर एक बाहरी का टैग लगा था, वो टैग ये चुनाव के आखिर तक उतार नहीं पाए। और चुनाव के टैग उतारने की तो बात छोड़िए, बीजेपी के दर्जनों पदाधिकारी ऐसे हैं जिनसे ये मिल नहीं पाए, मुलाकात नहीं कर पाए। समय ही नहीं था इनके पास इतना मिलने का। क्योंकि आप अनुज जी बताइए कि अगर आप मान लीजिए लखनऊ के रहने वाले हैं और आपको मैं फर्रुखाबाद चुनाव लड़ने को कहूं 1 महीने पहले, तो आप क्या कर सकते हैं? रमेश अवस्थी के साथ भी, अच्छा नॉन पॉलिटिकल आदमी है, पहली बात देखिए, बड़ी क्लैरिटी से मैं आपसे कह रहा हूं, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, मीडिया बैकग्राउंड से आते हैं, तो मीडिया में रहकर आप रिलेशंस अच्छे बना सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हो सकता है कानपुर में आपके 100 200 500 जानने वाले लोग हों, लेकिन बूथ मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते ना। बूथ आप कैसे मैनेज करोगे? और देखिए, लोग कहते जरूर है, लेकिन एंड ऑफ द डे सारी चीजें प्रत्याशी पर आकर गिरती हैं। अब आप सोचिए, कुछ पल के लिए सोच लीजिए कि रमेश अवस्थी चुनाव हार गए, तो क्या उसकी जिम्मेदारी संगठन लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। संगठन तो कह देगा कि आपने बाहरी प्रत्याशी दिया जो लोगों से घुले मिले नहीं और चुनाव हार गए। अच्छा, अब इसके इलट आप एक चीज इसमें और क्लियर कर देता हूं, कुलदीप सिंह भदौरिया इज आउट ऑफ द फाइट। वो फाइट में थे ही नहीं, वो मतलब पिक्चर में ही नहीं है, आप ये समझिए। अब दोनों लोगों ने ब्राह्मण उतारा, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों लोगों ने। कांग्रेस ने उतारा आलोक मिश्रा को। आलोक मिश्रा का हिसाब किताब कुछ ऐसा है अनुज जी, कि 2 विधानसभा चुनाव इन्होंने कानपुर में लड़े हैं। तो जिसने 2 विधानसभा चुनाव लड़े तो कानपुर में उसको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, पहला। बिल्कुल। दूसरा, इनकी पत्नी है वंदना मिश्रा, वो कानपुर में अभी लास्ट में मेयर का इलेक्शन लड़ी है। अच्छा। और बीजेपी की प्रमिला पांडे से चुनाव हार गई थी। बीजेपी की प्रमिला पांडे लगातार दूसरी बार कानपुर की मेयर है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा एजुकेशन ग्रुप है, बड़ा एजुकेशन सेक्टर का एक नाम है स्कूलिंग में, उसके मालिक मकान है ये और इनकी पत्नी, दोनों लोग। तो उस नाते कानपुर के हजारों परिवारों से इनका कनेक्शन है, व्यापारिक व्यक्ति है। दूसरा, समाजवादी पार्टी का इनको साथ मिला। समाजवादी पार्टी के एक बड़े पॉपुलर एमएलए हैं कानपुर में, आर्यनगर, अमिताभ वाजपेयी, आप जानते हैं, खूब वायरल होते हैं। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, चुनाव लड़ाया इनको। दो विधायक कानपुर में। और एक बात और दर्शक समझ लें कि कानपुर की ये जो सीट है, ये शहरी कानपुर है। कानपुर देहात की जो सीट है वो अकबरपुर है। अब यहाँ पे जो विधानसभा है, वहां के एक विधायक है आपके सीसामऊ के, इरफान सोलंकी। जी। जेल में बंद है वो। हाँ। लेकिन 4 बार के विधायक हैं। उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी हुआ करते थे, वो भी 2 बार विधायक रहे। और अनुज जी, उनके बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बता दूं कि उत्तर प्रदेश में उनके जनाजे से बड़ा जनाजा आज तक नहीं निकला, तक नहीं निकला। कानपुर तकरीबन 9 से 9.5 घंटे जाम हुआ था। जब उनका इंतकाल हुआ था, उनके जनाजे में खुद मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे। ये उनकी शख्सियत थी, ये उनकी, नो डाउट वो एक बेदाग नेता थे, उनकी शख्सियत थी। खैर, और एक विधायक है कैंट के हसन रूमी, यानी 2 मुस्लिम और 1 ब्राह्मण विधायक मिला आलोक मिश्रा को। ठीक है, ये लोग मिले। दूसरा, कानपुर के 3 बार सांसद रहे दिग्गज नेता श्री प्रकाश जायसवाल। श्री प्रकाश जायसवाल ने इनकी पूरी मदद की। कांग्रेस और सपा ने, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस और सपा ने कानपुर की सीट पर बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ा। क्योंकि अजय कपूर के बीजेपी में जाने के बाद, अजय कपूर 3 बार विधायक रहे कानपुर में, बड़े कद वाले नेता हैं। अजय कपूर के बीजेपी में जाने के बाद उस रिक्तता को आलोक मिश्रा ने बहुत हद तक भरा है, पूरा किया है। और अखिलेश और राहुल की जो संयुक्त रैली कानपुर में हुई, उसने कानपुर का मिजाज बदला। अब समीकरण क्या है? फर्क पड़ा है। समीकरण है 8.5 लाख ब्राह्मण है कानपुर में, और 4.5 लाख मुस्लिम। यादव को मैं अभी इसमें नहीं जोड़ रहा, मैं सिर्फ 2 फैक्टर पे बात कर रहा हूं। किसी ब्राह्मण वोटर के लिए आलोक मिश्रा पहली पसंद हो सकते हैं, क्योंकि स्थानीय है,
लोगों में कनेक्टेड हैं, कानपुर के रहने वाले हैं और बेहद सज्जन सरल व्यक्तित्व है इनका। रमेश अवस्थी को लोगों से बताना पड़ रहा है कि मैं बीजेपी का प्रत्याशी हूं, मैं फर्रुखाबाद में रहता था, फर्रुखाबाद मेरा घर है, मैं कानपुर में लड़ने आया हूं। आलोक को ये बताना नहीं पड़ रहा है। पूरे प्रचार में मैंने देखा, कानपुर में बीच में मेरा 1-2 बार कानपुर जाना हुआ, पूरे प्रचार में मैं देखा हर घर में एक आलोक को जानने वाला कोई ना कोई शख्स था। तो इसका फायदा इनको मिल रहा है। कानपुर की सीट पर टफ फाइट है, क्लोज फाइट। मैं ये नहीं कह रहा रमेश अवस्थी ने खराब चुनाव लड़ा है, लेकिन नेक टू नेक फाइट है कानपुर। ये चंद्रकांत, मैं अगर गलत नहीं हूं तो बीच में खबर आई थी कि बीजेपी के प्रत्याशी जिनको गलत समझ लिया, पहचान नहीं पाए और दूसरे किसी को माला वाला पहना दिया था कार्यकर्ताओं ने, वही है क्या? जी, कानपुर सेंट्रल में ये ट्रेन में ही बैठे थे, बाहर बाबूलाल निषाद निकले थे, राज्यसभा के सांसद हैं, उनका चेहरा रमेश अवस्थी से लगभग मिलता जुलता था। और रमेश और ये बाबूलाल निषाद काले रंग का चश्मा लगाए थे, कुर्ता पैजामा सफेद वो भी पहने थे। तो वो जैसे ही डब्बे से बाहर निकले तो लोगों को लगा यही प्रत्याशी है। लोगों ने नारे तो लगाए रमेश अवस्थी जिंदाबाद, लेकिन माला उनको पहनाया और रमेश जी अंदर बैठे हुए थे, माला गलत जगह पहना दिया। बिल्कुल। और एक और बात आपको याद होगी, प्रधानमंत्री मोदी जब रोड शो कर रहे थे तो मोदी जी इनको सिखा रहे थे कि रोड शो में कैसे हाथ जोड़ना है, कैसे वोट मांगना है, क्योंकि इन्होंने तो खबर लिखी होगी, कंप्यूटर से टाइप किया होगा या पीटीसी वीटीसी की होगी। तो चुनाव लड़ना थोड़ा सा एक अलग पहलू था इनके लिए। कानपुर में नेक टू नेक फाइट है, क्लोज फाइट है अनुज जी, और तगड़ी फाइट है कानपुर में, तगड़ी फाइट है। एक मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कानपुर की सीट फंसी हुई है, जैसा कि चंद्रकांत बता रहे हैं। बिल्कुल। अगली सीट पर आ जाते हैं। अगली सीट लगाइए। अगली सीट कौन सी आ रही है? 13 सीटों पर बातचीत करेंगे, 2 सीटों पर बातचीत हो चुकी है, 11 सीटें और बची हैं। लखीमपुर खीरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखीमपुर खीरी लगाइए। बिल्कुल, लखीमपुर अजय मिश्रा टेनी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उत्कर्ष वर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अंशय सिंह कालरा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। खीरी का क्या समीकरण है चंद्रकांत आपकी नजरों में? अच्छा, अंशय सिंह कालरा के बारे में आपको शायद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये कौशाम्बी के रहने वाले हैं बेसिकली कौशाम्बी के रहने वाले हैं। टिक चुनाव यहाँ खीरी से लड़ रहा है अंशय सिंह कालरा। अंशय सिंह कालरा को साइड में रखिए, ये भी फाइट में यहाँ पर नहीं है। चुनाव यहाँ पे 1+1 चल रहा है टेनी और वर्मा में। आप भरत अनुज, आपने एक चीज देखी होगी, आज लखीमपुर से 2 वीडियो सामने आए थे जिसमें लोगों ने कहा कि हम वोट दे रहे थे दूसरी पार्टी को, पर्ची बीजेपी की निकल रही थी वीवीपैट मशीन से। ये लखीमपुर था। 1 बजे तक लखीमपुर में वोट बहुत तगड़ा चला, बहुत तगड़ा चला। टेनी 2 चीजें झेल रहे हैं, 2। पहली एंटी इनकम्बेंसी, और एंटी इनकम्बेंसी ऐसी वैसी नहीं, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, जबरदस्त। क्योंकि केंद्र में मंत्री बन गए थे, गृह मंत्री के करीबी लोगों में थे, तो लखीमपुर की तरफ पलट कर देखा ही नहीं। और पलट कर देखा तो ऐसा देखा कि इनके बेटे मोनू ने, जो इनके बेटे हैं अजय मिश्रा के बेटे मोनू, उन्होंने किसानों पर थार चढ़ा दी, जिसके वीडियो पूरे देश ने देखे। बिल्कुल, वो मुद्दा आज तक गर्म है और तो लखीमपुर फर्क डाल चुका है वोटिंग में। और लखीमपुर खीरी का असर कहां तक गया है? 2 सीटों पर, शाहजहांपुर में और धौरहरा में। उन दोनों सीटों पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले लखीमपुर खीरी में उत्कर्ष वर्मा जो हैं पुराने भाजपाई हैं। अच्छा। पहली बात, पुराने भाजपाई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल संगठन है उसके तमाम नेता, संपर्क होता है अनुज जी, जाहिर सी बात है, जब आप पार्टी में रहे हैं, संपर्क है, उसका फायदा उत्कर्ष को मिला। उत्कर्ष को मुस्लिम यादव समीकरण का फायदा मिला, कांग्रेस के वोट का फायदा मिला। खीरी की सीट को मैं मानता हूं यहां पर इतना टफ मुकाबला रहा है कि मैं ये नहीं कह सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर टेनी जीते तो ये उनकी किस्मत है। अच्छा। अगर जीते तो ये उनकी किस्मत उनको जिता सकती है, समीकरण उनको चुनाव हरवा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहां पर भी सीट फंसी हुई है, जैसा कि चंद्रकांत बता रहे हैं। बहुत ईमानदारी से विश्लेषण कीजिएगा चंद्रकांत, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। और अगली सीट है मिश्रिक लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है? अशोक रावत, संगीता राजवंशी, BR अहिरवार। क्या लग रहा है? मैंने अभी आपसे 3 सीटों पे बात की है, कन्नौज, कानपुर और खीरी, जिसमें से कन्नौज में सफाई से कह रहा हूं समाजवादी पार्टी जीत रही है। लखीमपुर और कानपुर में टक्कर है। ठीक है। और अपने समीकरण के इस जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें पहली सीट आई है मिश्रिक, जहां मैं आपसे पहली लाइन में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। अच्छा। हाँ, क्यों, वो भी बता रहा हूं।
हाँ ये वो सीट है, मिश्रिक की सीट है, जहां अशोक रावत 2 बार से सांसद है। हाँ हाँ। बहुत ज्यादा नाराजगी इनके खिलाफ है नहीं वहां पर। और अच्छा दूसरा, समाजवादी पार्टी से यहां पर गलतियां हुई, गलतियां कुछ अच्छा। इस तरीके से हुई, क्योंकि देखिए आप सामने देख रहे हैं साफ साफ कि हम्म जो प्रत्याशी हैं उनमें टकराव जो आपको दिख रहा है वो हम्म। बीजेपी और सपा में है, लेकिन वो ठीक ठाक काट रहे हैं अहिरवार साहब। अहिरवार साहब। ठीक है। सपा हम्म से गलती क्या हुई? सपा से गलती ये हुई कि प्रत्याशी चयन में 4 बार प्रत्याशी बदला गया। हम्म। और आप जानते हैं अशोक रावत और संगीता का रिश्ता क्या है? जी। अशोक रावत की सरहज है संगीता राजवंशी, संगीता राजवंशी। जी। इनकी सरहज है। सबसे पहले हम्म टिकट अशोक रावत के ससुर को मिला था सपा की तरफ से, रामपाल हम्म। राजवंशी, पूर्व मंत्री। उसके बाद हम्म। उनके बेटे पाए मनोज राजवंशी। आप सोचिए, हम्म। मतलब देखिए टिकट कैसे कैसे बदले। ये तो और कोई भी फिर जीते कोई भी हारे, घर पे ही रहेगी सीट, तो कहीं भी जाए नहीं कुछ भी हो। नहीं नहीं, तो अब आप देखिए ना, परिवार में टिकट घूमता रहा घूमता रहा। जबकि हम्म अखिलेश यादव जब रामपाल राजवंशी को टिकट दिया तो उन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ रहता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मनोज हम्म राजवंशी को दिया तो समाजवादी पार्टी के संगठन ने कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे। हम्म ये संगीता राजवंशी का टिकट भी गलत टिकट गया। और इसका हम्म। नुकसान है, मिश्रिक की सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, मेरे मेरे हाँ समीकरण में ठीक है, निकाल मिश्रिक रही है। बीजेपी आ गई। ठीक है, अगली सीट लगाइए, अगली सीट लगाइए। अशोक रावत यहाँ पर एज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीट फंसी हुई कहीं से दिखाई नहीं दे रही है मिश्रिक लोकसभा सीट की, जहां पर चंद्रकांत शुक्ला जो कि अपना विश्लेषण कर रहे हैं। शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ से अरुण हाँ, सागर भारतीय जनता पार्टी, ज्योत्सना गोंड जो है वो समाजवादी पार्टी, और दोदराम वर्मा जो है वो बीएसपी से है। क्या कहता है शाहजहांपुर का समीकरण चंद्रकांत? यहाँ पर अरुण सागर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अनुज जी, यहाँ पर हाँ 3 और लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। वो तीन नाम है जितिन प्रसाद, हम्म वो नाम है सुरेश खन्ना, हम्म। और वो नाम है जेपीएस राठौर। हाँ। ओहो। तीनों तीनों यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री हैं हाँ। एक सहकारिता मंत्री हैं, एक हम्म। फाइनेंस मिनिस्टर है, एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। बिल्कुल। यानी हाई हाई प्रोफाइल है। शाहजहांपुर की सीट, मैंने कहा था हम्म लखीमपुर खीरी का असर, और हम्म। शाहजहांपुर की सीट। हाँ प्रत्याशी सामने ज्योत्सना जो है, अगर आपने इनके भाषण सुने होंगे ज्योत्सना के, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, अरे अनुज जी धुआंधार बोलती है। मतलब वक्ता है, इनको आप वक्ता कह सकते हैं, शानदार बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं। और इस सीट पर अरुण सागर को ये टक्कर दे रही हैं। अरुण हम्म। सागर और ज्योत्सना का मुकाबला बेहद रोचक, बेहद दिलचस्प, हम्म और चुनाव के नतीजे हो सकता है कि चौंकाने वाले हों। आप ये हम्म। मानिए कि 60-40 का रेशियो यहाँ पे रहा है। 60-40 ठीक है, लेकिन शाहजहांपुर 60-40। हाँ, उस 60 में ज्योत्सना है या अरुण है, ये 4 तारीख को पता चलेगा। ये पता चलेगा। ठीक है, अगली सीट लगाइए पीसीआर। अगली सीट शाहजहांपुर में देखिए 60-40 में कौन कहां रहता है ये देखना पड़ेगा शाहजहांपुर में। और बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतर यहां पर विश्लेषण, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन जानकारी लेकर बैठे हैं चंद्रकांत शुक्ला। सीतापुर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, सीतापुर लोकसभा सीट जो कि लखनऊ से ज्यादा दूरी पर नहीं है। राजेश वर्मा बीजेपी से, राकेश राठौर कांग्रेस से, और महेंद्र सिंह यादव बीएसपी से। नकुल दुबे को यहां से टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, उनका टिकट फिर काटा गया और यहां पर राकेश राठौर को चुनावी मैदान में उतारा गया। राजेश वर्मा, राकेश राठौर, किसके, पहले तो चंद्रकांत ये बताइए किसके किसके बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है यहां पर? सबसे पहली बात तो, अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती तो चुनाव ज्यादा अच्छा होता, पहली बात। अच्छा। हम्म दूसरा, जो तीनों चेहरे आप देख लीजिए, हम्म इनमें से राजेश वर्मा तो बीजेपी में हैं, हम्म राकेश राठौर और महेंद्र सिंह यादव पुराने भाजपाई हैं। आपको याद होगा हम्म। राकेश राठौर विधायक थे, इनका ऑडियो वायरल हुआ था कोरोना काल में। जी जी जी। ठीक है, पुराने भाजपाई हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, एक लाइन में कह रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं है इस सीट का। राजेश वर्मा यहाँ चुनाव जीत जाएंगे, सीतापुर की सीट पर कहीं से कोई दिक्कत उनके सामने नहीं है। अच्छा। राकेश राकेश राठौर टकरा नहीं पा रहे उनसे। अगर हम्म कांग्रेस ने यहाँ नकुल दुबे को उतारा होता तो शायद नकुल दुबे यहाँ पर हम्म थोड़ा अच्छा चुनाव लड़ सकते थे इस सीट पर, मुझे ऐसा लगता है। सीतापुर के बाद अगली सीट, चलिए उन्नाव की बात कर लेते हैं। उन्नाव में आपने हालांकि बताया कि दो दो पत्रकारों से, बड़े पत्रकारों से आपकी बात हुई है, और उन्नाव आप कह रहे हैं कि यहां पर समाजवादी पार्टी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। क्या अशोक पांडे ब्राह्मण वोट बैंक में कोई सेंध नहीं लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर नहीं, लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ अशोक पांडे ही तो गेम चेंजर कर गए। हाँ अशोक पांडे ने ही तो पूरा गेम बदल दिया। मैं हाँ। रिपोर्ट ले रहा था, हमारे यहाँ एक विधानसभा पड़ती है भगवत नगर,
जी। हृदय हृदय नारायण दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष थे, वहां के विधायक हुआ करते थे, वहां के रहने वाले हैं अशोक पांडे उस क्षेत्र के, हाँ और वो हाँ ब्राह्मण वहां ठीक ठाक संख्या में है। तो बता रहे हाँ। वहां 60% में बीजेपी सपा लड़ी है, बाकी 40% वोट अकेले पांडे जी ले गए। तो हम्म पांडे जी ने जो ब्राह्मण काटा, पांडे जी ने जो दलित काटा, वो किसका हम्म। काटा? हाँ हाँ हाँ, बीजेपी का। बीजेपी बीजेपी का। का काटा। हाँ। तो इस वजह, और दूसरी बात, मैंने मैंने वहां उन्नाव में जो तमाम परिचित लोग हैं, तमाम जो बूथ्स पर बैठे हुए लोग, उनसे भी पूछा, तो उन्होंने हम्म। बताया कि हर जाति उन्नाव में बट गई है। जो अभी अच्छा। तक माना माना जा रहा था कि क्षत्रिय वोट एकजुट रहेगा, वो बट गया। हम्म ब्राह्मण हम्म एकजुट रहेगा, वो 3 हिस्सों में बट गया। जो कहा जा रहा हम्म था कि पासी, लोधी, कुर्मी एकजुट रहेंगे, वो सब बट गए। मतलब उन्नाव में जो इन जातियों के बाहुल्य इलाके थे, वहां हम्म। पर भी ये जातियां बट गई। बट गई तो हैं। इस ये नुकसान कर रहा है, मतलब उन्नाव और चौंकाएगा। जो मैं अभी भी बात चौंकाएगा। कर रहा हूं लोगों से, वो चौंकाएगा। तो अनु टंडन के लिए अभी कंफर्टेबल जोन है, मतलब ठीक दिखाई दे बिल्कुल रही है क्या नोटा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अकबरपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो देवेंद्र सिंह भोले, राजाराम पाल और राजेश द्विवेदी मैदान में है। राजेश द्विवेदी किसी तरह का कोई खेल बिगाड़ेंगे या फिर नहीं बिगाड़ेंगे, जरा समझाइए चंद्रकांत। अब देखिए मायावती ने क्या किया। मायावती ने जहां कानपुर में ब्राह्मण ज्यादा थे, वहां उतार दिया ठाकुर, और हम्म। यहां पर जहां ठाकुर ज्यादा थे, वहां उतार दिया ब्राह्मण। मतलब ओहो। मायावती के एनालिसिस को आप समझ नहीं सकते। मतलब कि मायावती ने हाँ, ऐसी स्थिति बनाई है कि अजीब स्थिति हम्म है बिल्कुल। मतलब हम्म बाकी सीटों को तो आप एनालिसिस फिर भी कर सकते। राजा रामपाल पुराने कांग्रेसी हैं। हम्म। और मैं एक चर्चा मेरी भरत जी से भी हुई थी, मैंने उसमें कहा था कि एक विधायक है अभिजीत सिंह सांगा, जी। बड़े बड़े मशहूर दबंग विधायक हैं। हम्म वो लड़ना चाहते थे कानपुर से लोकसभा चुनाव भाजपा से, लेकिन हम्म भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। बिठूर के विधायक हैं, और हम्म दूसरी बार विधायक बने हैं, दबदबे वाले, मतलब वो भी हम्म नेता हैं। आप हम्म उनके बारे में आपको बताऊंगा तो बड़ा रोचक फैक्ट है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, और मोदी जी ने उनके बारे में कहीं से सुन लिया था, तो हम्म। बाकायदा उनको टिकट ऑफर करके बीजेपी में बुलाया गया था। अच्छा। तो अब वो चुनाव लड़ना हम्म चाहते थे, और मतलब यूथ के बीच में पॉपुलैरिटी उनकी इस हिसाब की है जिस हिसाब की पॉपुलैरिटी आप धनंजय और राजा भैया की देखते हैं, उस हिसाब की हम्म पॉपुलैरिटी है। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ा है देवेंद्र सिंह भोले को। हम्म। तो और राजा रामपाल पुराने कांग्रेसी, अब सपा में आ गए, तो सपा कांग्रेस के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। कि फोटो तो हम्म। आपने उनकी फिर भी तब की लगाई है जब वो काफी जवान हुआ पुरानी करते थे। पुरानी फोटो अब तो लगी है, काफी, हाँ। हाँ, अब तो काफी गहरे बदन के, और बड़े फुर्तीले हो गए, फिट रहने लगे, और चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। उनके लिए भी अखिलेश हाँ यादव ने रैली की थी अकबरपुर में जाकर। तो हाँ। अकबरपुर पर बड़ा असर असल में अनुज जी कन्नौज का पड़ता है। अच्छा। इस सीट की यहाँ की एक जो सीट है, वो हम्म। कानपुर में लगती है, उसका नाम है रनिया। अच्छा। तो वहां लगती है, तो बड़ा असर है अकबरपुर में कन्नौज का। अखिलेश यादव का हाँ। यहाँ बड़ा इंपैक्ट है, तो उसका फायदा अच्छा। राजाराम को मिलेगा। देवेंद्र सिंह भोले 2 बार से सांसद हैं, और भोले हम्म जी बिल्कुल भोले हैं। हम्म आप ये मान सकते हैं कि हम्म बहुत सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। देखिए वो सांसद बतौर चाहे जैसे हो, लेकिन हम्म। व्यक्तित्व बड़ा सरल है उनका। अच्छे, अच्छा और व्यक्तित्व है। अच्छा व्यक्तित्व है, लेकिन अब क्या करें, जनता को व्यक्तित्व से नहीं, जनता को काम से मतलब होता है। तो उसकी ठीक वो बात है। नाराजगी भी वो झेल रहे हैं वहां पर। तो हम्म। अकबरपुर की सीट को भी आप टफ फाइट में रखिए। तब 50-50 रख रहे हैं अकबरपुर को भी। हाँ, और फिफ्टी अगली फिफ्टी सीट फिफ्टी। लगाइए, जल्दी से अगली सीट लगाइए, हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं कि अगली सीट कौन सी है, और अगली सीट पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि अगली सीट पर कौन आगे है कौन पीछे है। तो चौथे चरण की वोटिंग खत्म हो गई। बहराइच बहराइच लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, डॉक्टर आनंद गौड़ यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी है, रमेश गौतम समाजवादी पार्टी और ब्रजेश सोनकर बीएसपी से हैं। बताइए चंद्रकांत, क्या क्या आकलन इस सीट का। रमेश गौतम प्लस में रहेंगे। यहाँ के हम्म। मुसलमानों ने एकजुट होकर बहराइच में सपा को चुनाव लड़ाया है। अच्छा। एकजुट होकर। यहाँ की विधायक है मारिया खान, हम्म और बड़ी ताकत से, बड़ी शिद्दत से उस परिवार ने, उनके पति जो उनके जो पति हैं यासर शाह, पूर्व हम्म मंत्री हैं सपा सरकार के, मटेरा विधानसभा के लोग विधायक नेतागिरी करते हैं। उन लोगों ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। आनंद गौड़ यहाँ पर नया चेहरा है, हम्म और बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि सरल स्वभाव के नेता हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, चुनाव में जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर होता है अनुज जी, और जी। वो जातीय समीकरण जो है, वो रमेश गौतम के साथ नजर आते हैं। बहराइच के। तो हाँ, इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि बहराइच में भी फाइट है अनुज जी। एज 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 मिल रहा है रमेश गौतम को, आप ये कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी हाँ, के प्रत्याशी।
हाँ। यहाँ यहाँ पर 30 से 35% दलित वोट है अनुज जी। हम्म। और रमेश गौतम एससी बिरादरी से आते हैं, प्लस कांग्रेस का यहाँ ठीक ठाक हिसाब किताब है, तो हम्म। उसका भी तो फायदा मिलेगा ना रमेश गौतम बिल्कुल। को। और बिल्कुल। दूसरा सपा का जो परंपरागत वोट है हम्म। वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और सपा की विधायक जो है मारिया शाह, वो भी बड़ी लोकप्रिय है। उन्होंने पूरे हम्म। चुनाव में, आप यकीन मानिए, बहुत ज्यादा मेहनत की उन्होंने इनको जिताने के लिए, तो फायदा तो मिलेगा। हम्म। अब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, वो वक्त ये बताएगा। ये, ये वक्त बताएगा। 4 जून को पता चल जाएगा। अगली सीट लगाइए जल्दी से, अगली सीट कौन सी है? 13 सीटों का विश्लेषण हम एक एक करके कर रहे हैं। भरत भाई भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। धौरहरा की बात करते हैं तो रेखा वर्मा, आनंद सिंह भदौरिया और श्याम किशोर अवस्थी वर्सेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कितने रेखा वर्मा कितना बड़ा फैक्टर साबित हो रही है चंद्रकांत धौरहरा में? यहाँ फैक्टर रेखा नहीं, यहाँ फैक्टर श्याम किशोर है। अच्छा। श्याम किशोर वो वोट काट रहे हैं जो ब्राह्मण वोट बीजेपी को जा सकता था। सीधे हम्म। गणित है, आपकी हम्म। स्क्रीन पर गणित रखा हुआ है। वो हम्म। ब्राह्मण वोट धौरहरा में ठीक ठाक ब्राह्मण है। देखिए यहाँ चुनाव, ठाकुर आनंद भदौरिया चुनाव लड़ रहे हैं, ब्राह्मण श्याम किशोर अवस्थी। तो श्याम किशोर अवस्थी जो ब्राह्मण है वो बीजेपी के ब्राह्मण वोट काट रहे हैं, और आनंद हम्म। भदौरिया मुस्लिम ले जाएंगे, यादव ले जाएंगे, पीडीए के तमाम वोट ले जाएंगे। यहां हम्म। पर श्याम किशोर चुनाव के जैसे उन्नाव में अशोक पांडे कितना अच्छा लड़ेंगे, वो सपा को हम्म। फायदा करेगा। वैसे हाँ। श्याम किशोर कितना अच्छा लड़ेंगे, वो आनंद भदौरिया को फायदा करेगा। और बिल्कुल ठीक बात है। रेखा वर्मा ये चुनाव जीतेंगी, मतलब कि आप ये मानिए कि 75% भी चांसेस जो है वो आनंद भदौरिया के मुझे नजर आ रहे हैं, 75% अच्छा। तक। अच्छा। अब चुनाव, हाँ बिल्कुल भाई, सपा के एमएलसी रहे हैं, और हम्म। सपा की सरकार में मजबूत कद वाले नेता थे ये और सुनील साजन जोड़ी मशहूर थी। और अच्छा। आनंद भदौरिया ने धौरहरा में काम किया है, मेहनत की है, हम्म। तो उसका उसका हम्म। तो नतीजा इनको मिलेगा। मेहनत की है इन्होंने काफी लंबे वक्त से, और आज से नहीं, करीब 1 डेढ़ साल से ये धौरहरा में जुटे हुए थे। तो 20 से तो 25% हम मान के चलें कि रेखा वर्मा यहाँ पर एज लेंगी, लेकिन हालत पतली है, मतलब बहुत कंफर्टेबल जोन श्याम में दिखाई किशोर, नहीं दे देखिए रही। देखिए देखिए, पूरा एनालिसिस तो कल तक आएगा जब सारे आंकड़े क्लियर होंगे, ग्राउंड रिपोर्ट आएंगी। लेकिन हम्म। श्याम किशोर अगर अच्छा चुनाव लड़ गए हैं तो आनंद हम्म। भदौरिया चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, अगली सीट लगाइए। अगली सीट कौन सी है? अगली सीट की बात करेंगे। चौथे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। यूपी की 13 सीटों का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। इटावा सीट की अगर हम बात करें, रामशंकर कठेरिया, जितेंद्र दोहरे, सारिका सिंह बघेल, ये हम शायद चर्चा कर चुके हैं इटावा सीट की। इटावा बिल्कुल सीट हम जी जी बातचीत कर जी। चुके हैं। इटावा में बता दिया था यहाँ पर चंद्रकांत ने। और फर्रुखाबाद की सीट आ गई है। मुकेश राजपूत और नवल किशोर शाक्य और क्रांति पांडे। शाक्य वोटर्स के लिए अभी भरत भाई बता रहे थे कि बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है शाक्य वोटर्स ने इटावा फर्रुखाबाद में भी। देखिए भरत जी का एनालिसिस था, लेकिन मैं भरत जी के एनालिसिस से सहमत हूँ उस पॉइंट पे। हम्म। हम्म। लेकिन नवल किशोर शाक्य के अंदर इनकी प्रत्याशिता में सबसे बड़ी दिक्कत आप जानते हैं क्या है? हम्म। दिक्कत यह है कि ये लखनऊ रहते हैं, अच्छा। और फर्रुखाबाद से इनका कनेक्ट बहुत कम है, बहुत कम है। हम्म। और हम्म। मुकेश राजपूत को आप 2 बार से सांसद हैं, और दूसरी बात यह है कि लोगों के बीच में घुल मिल के हम्म। रहते हैं। तो हम्म। चाहे एंटी इनकम, देखिए सांसद से नाराजगी हो, काम ना हो, वो एक दूसरा पहलू है। लेकिन हम्म। अगर सांसद आपके बीच मौजूद है हम्म। तो वो उसको प्लस करता है। फर्रुखाबाद मैं नहीं कह सकता, फर्रुखाबाद पे मैं फाइट मानता हूँ, फाइट मानते हैं। मैं क्लैरिटी से नहीं कह सकता। लेकिन एज यहाँ पर बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है, बीजेपी मुकेश राजपूत को। बीजेपी ठीक है, बीजेपी नेक्स्ट सीट लगाइए। अगली सीट कौन सी है हमारे सामने? अगली सीट लगाइए। अगली सीट का विश्लेषण करेंगे और आगे भी बातचीत करेंगे। हालांकि अगर मुझे मैं अपने मुझे चेक करूं तो मुझे 13 सीटें मुझे हमारी ऐसा हो लग गई रहा है, हैं। नहीं हाँ, नहीं, एक तेरह सीट सीटें बची, एक एक सीट सीट बची है। बची है। कौन सी? वो सीट है हरदोई। अ, हरदोई, हाँ। हरदोई में जयप्रकाश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए परसों तक मुझे लग रहा था हम्म। कि हम्म। जयप्रकाश रावत बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज हम्म। दोपहर में 1 बजे मैंने हरदोई में बात की। एक हम्म। फीमेल जर्नलिस्ट है हरदोई की, काफी शानदार जर्नलिस्ट है, हम्म। उनसे मैंने बात की, और वो हरदोई में थी आज इत्तेफाक से। हम्म। हम्म। वोट डालने के लिए भी पहुंची थी, वहां की लोकल रहने वाली है। तो मैंने हम्म। उनसे, मैं परसों तक मेरी उनकी जयप्रकाश पर बात हुई कि जयप्रकाश चुनाव जीत जाएंगे, बड़े नेता हैं, और बड़े नेता है। सुरक्षित सीट है। नरेश अग्रवाल वहां पर है, नितिन अग्रवाल है, रजनी तिवारी हैं, तमाम बड़े बड़े नेता हैं। यूपी हम्म। सरकार के 2 मंत्री यहां पर भी हैं। और हम्म। जयप्रकाश खुद अलग अलग सीटों के सांसद रहे, मिश्रिक के, मोहनलालगंज के, राज्यसभा के सांसद रहे, कद्दावर हम्म। नेताओं में गिनती होती है, पासी बिरादरी के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम्म। उन्होंने कहा कि सर दोपहर से साइकिल चल रही खाली। क्या बात तो कर रहे मेरे हैं? लिए
मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था। मैंने कहा अरे ये कैसे? तो उन्होंने कहा हाँ। कि आप जिस बूथ पर चले जाओ सिर्फ साइकिल की बात पे, और वोटर बोल नहीं रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इस चुनाव में लग रहा है कि हर आदमी ये बोल कह कोई रहा नहीं है रहा। कि वोटर साइलेंट है। साइलेंट है। हाँ। वोटर बाहर कह रहा भैया भैया भैया, मोदी मोदी हम्म मोदी मोदी मोदी, हम्म हम्म और अंदर जाके कुछ और कर रहा है।